24 क्लॉज 2 बहुत इजी है, इसको प्लीज ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो कोर्ट 1 में आपका केस चल रहा था, लाइक कानपुर की कोर्ट में आपका केस चल रहा था, ठीक है, और ये कोर्ट 2 है, ये लखनऊ की कोर्ट है। अब ट्रायल स्टेज चल रही थी और ट्रायल स्टेज में आपके 10 विटनेस कोर्ट ने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिए थे। उसी के बीच में क्या होता है, डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगा देता है कि मेरे सूट को आप ट्रांसफर कर दो, और ट्रांसफर वो केस को आपका केस ट्रांसफर हो जाता है लखनऊ कोर्ट में। तो अब ये 24 क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि ये अब लखनऊ कोर्ट के पास चॉइस है, वो चाहे तो केस को उसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर सकती है, मतलब जहां पे लाइक 10 विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं तो यहाँ पे केस मतलब खत्म हुआ था यहाँ पे, तो चाहे तो सेम इसी स्टेट से स्टार्ट कर सकती है, और चाहे तो पूरा फ्रेश ट्रायल दोबारा से कर सकती है। ये चॉइस लखनऊ कोर्ट के ऊपर है। अगर वो चाहती है दोबारा से कर लो पूरा केस, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट कर लो, और नहीं तो अगर आप जहां पे कोर्ट 1 ने जहां तक डिसाइड कर दिया था उसके आगे आप कंटिन्यू कर लो ट्रायल। बस इतनी सी बात कह रहा है। मैं अब रीड कर रही हूँ। वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कोर्ट केस आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, द कोर्ट which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding, ये किस कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये लखनऊ कोर्ट की बात कर रहे हैं, may subject to any special direction in the case of an order of transfer। देखो अभी क्या बोल रहा है, either retry it, या तो वो खुद से रिट्राई कर ले उस केस को, और proceed from the point at which it was transferred or withdrawn, या फिर सेम उस पॉइंट से प्रोसीड कर दे जहां पे सूट मतलब जहां से ट्रांसफर हो गया था। लाइक यहाँ पे 10 विटनेस का एग्जामिनेशन हो गया था, तो कोर्ट चाहे तो इनको 10 को दोबारा से एग्जामिन कर सकती है, या फिर इसके आगे प्रोसीड कर जाएगी सेम पॉइंट से और बाकी विटनेस का एग्जामिन करे और आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करे। अगर मन नहीं है लखनऊ कोर्ट का, उसको लगता है कि नहीं मुझे पूरा फ्रेश ट्रायल करना है, तो वो दोबारा से रिट्राई करेगी उसको। अब समझ आ गया 24 क्लॉज 2? यस। ओके। 24 क्लॉज 3 देखिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस shall be deemed to be the subordinate to the district court। बस ये यही बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो एडिशनल और एडिशनल ये असिस्टेंट जज होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट ही माने जाएंगे 24 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। और ये तो ए हो गया। बी क्या कह रहा है, प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर। यहाँ पर एक टर्म यूज किया है, देखो आप सबसे पहला 24 क्लॉज 1 का ए पार्ट देखो, उसमें एक वर्ड यूज किया है, ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग। तो अदर प्रोसीडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे अदर प्रोसीडिंग का मतलब है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी हो सकती है वो आपकी, और कोई ऑर्डर भी हो सकता है। इतना कह रहा है बस ये 24(3), ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है ये। अब 24 4 पे आ जाओ। The court trying any suit transfer or withdrawn under this section from a small cause court shall for the purpose of such suit be deemed to be a small cause court of small causes। कौन बताएगा, ये बहुत इजी है, कौन बताएगा ये, प्लीज मुझे बताइए। 24(4) एनीवन? बहुत इजी है, एक बार पढ़ो अपने आप से, मुझे बताओ क्या कह रहा है ये। मैम ये शायद ये कह रहे हैं कि जिस कोर्ट से होगा किसी के सेम लॉ जैसे उस पे हो रहा था जिसमें ट्रांसफर किया गया, उसी तरह से वो भी प्रोसीडिंग करेगा। मैम स्मॉल कॉज कोर्ट से मैम अगर कोई केस ट्रांसफर करा गया है किसी और कोर्ट में तो वो भी स्मॉल कॉज कोर्ट ही मानी जाएगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसे सपोज करो स्मॉल कॉज कोर्ट का अगर कोई भी केस ट्रांसफर हुआ है, अगर किसी लाइक सपोज करो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास आया है और ये स्मॉल कॉज कोर्ट का मैटर है, तो ये कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं मानी जाएगी, इसको भी हम स्मॉल कॉज कोर्ट ही बोलेंगे।
ठीक है, बस इतना सा है, बहुत इजी है, पीटी के लिए याद रख लो बस, इसका और कोई रेलिवेंस नहीं है। अब आ जाओ 24(5) में। 24(5) क्या बोलता है? A suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it. अब ये क्या कह रहा है? सपोज करो ए ने दिल्ली कोर्ट में सूट फाइल किया और दिल्ली कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था, तो अब ये क्या बोल रहा है? अ सूट और प्रोसीडिंग में बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट व्हिच हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई इट। तो अब इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो इस मैटर को उठाकर सीधे सीधे उस कोर्ट पे ट्रांसफर कर देगी जिसके पास जुरिडिक्शन है, लाइक कोर्ट 2 के पास सपोज करो जुरिडिक्शन है, कानपुर की कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट अपने आप या तो सुमोटो ट्रांसफर कर दे या ऑन दी एप्लीकेशन। बस इतनी सी बात इसमें कही हुई है 5 में, और ये अमेंडमेंट से आया है। इसके ऊपर देखो 3 लिखा हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट है? 1976 अमेंडमेंट से आई है ये। क्लियर है सबको? मैम लाया क्यों गया है ये लाया वाला क्यों गया है? amendment? पावर दी गई है, पावर दी गई है कोर्ट को, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दी गई है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर ज्यूरिडिक्शन नहीं है, जब तक ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा तब तक आपका सूट भी ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को, कि नहीं इसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो वो सुमोटो भी ट्रांसफर कर सकती है। ओके मैम, ओके। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 24 आपका कंप्लीट हो गया है। 25 हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें मुझे आपको फॉरेन कन्वीनियंस वगैरह ये सारे टॉपिक बताने हैं, ठीक है। आज के लिए अभी आप लोग नोट्स नोट कर लीजिए।